नमस्कार दोस्तों। डिफेंस स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो वुमेन के बारे में। एक डिस्कशन चला हुआ है अभी पार्लियामेंट के अंदर, और वो डिस्कशन है कि उनकी जो मैरिज एज है उसको बढ़ाया जाए। यानी कि अभी के टाइम पे जो मैरिज एज है आपको पता ही है कि वो 18 साल है। यानी कि लड़की कम से कम 18 साल की होनी चाहिए, और जो लड़का है वो कम से कम 21 साल का होना चाहिए। तो अभी हमारे पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन उठा है कि भाई जो लड़कियों की एज है वो भी लड़कों के इक्वल ही कर दो, यानी कि 18 से बढ़ाकर उसको 21 कर दो। तो ये बात हमारे पार्लियामेंट के अंदर उठाई गई है। तो आप इस वीडियो को, आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम इस वीडियो पूरी जरूर देखना, बाकी चाहे किसी भी वीडियो को मत देखना। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि ये जो टॉपिक है ना, वुमेन वाला, ये यूपीएससी बहुत ही ज्यादा, मतलब यूपीएससी का बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। पहली बात तो ये जो वुमेन का हो गया, या फिर जो अदर वल्नरेबल बॉडीज हैं, या फिर जैसे आप देखते हैं एससी का हो गया, एसटी का, ट्राइबल्स वाले, वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है यूपीएससी। साथ में जो आपके ट्राइबल्स के साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इश्यूज है ना, उनको बहुत ज्यादा कंसीडर कर रहा है यूपीएससी, और वो यूपीएससी के बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। तो आप इन टॉपिक को तो एटलीस्ट इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए कि कोई भी इनसे क्वेश्चन आए तो आप आराम से सोल्व कर दे। तो इस पूरी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि वुमेन के क्या क्या तो इश्यू है, और किस वजह से उनकी शादी होती है जल्दी, और उस शादी से उनके ऊपर क्या क्या अफेक्ट पड़ रहा है, उनकी लाइफ पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है, और वो आने टाइम में जो फ्यूचर होगा उनका, वो किस तरीके से इफेक्ट होगा, और उसमें क्या क्या चेंजेस आने की संभावना है। और इन सभी इश्यूज को हम किस तरीके से मतलब कंसीडर करके उनका एक सोल्यूशन बना सकते हैं कि हाँ भाई, अगर ये चीजें हो जाएंगी तो वुमेन की जो कंडीशन है वो सुधर जाएगी। तो ये सारी चीजें हम इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर से जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं मुझसे ही। तो मेरा नाम पंकज है, और ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन टॉपिक को। हम सबसे पहले कंटेक्स्ट देते हैं। कंटेक्स्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो जो वुमेन की एज है उसके बारे में बात चली हुई है कि उसकी मैरिज एज है वो 18 से बढ़ाकर 21 कर दी जाए। ये बात पार्लियामेंट में उठी नहीं है, पास अभी तक हुआ नहीं है, ये सिर्फ एक प्रपोजल है। ठीक है, बट इसका आपके सीएपीएफ एसी 2022 के पेपर 2 के अंदर आने के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है। तो आप इसको डेफिनेटली करना है, आपको पूरी वीडियो को बिल्कुल अच्छे से करना है। अगर हो सके तो आप इसके नोट्स भी बना लेना। तो ये बात बोली है। तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका नाम है यूनिसेफ। उसने क्या बोला है कि कोई भी ऐसा चाइल्ड जिसकी एज 18 साल से कम है, यानी कि ये है आपके 18 साल, 18 साल से जितने भी कम के बच्चे हैं ना, उन सभी को एज ए माइनर कंसीडर किया जाए। यानी कि जिसकी मैरिज 18 साल से कम होगी तो उसको माइनर कंसीडर करके उस मैरिज को क्या बोला जाएगा। अगर मान लो कोई माइनर ही हो गया तो वो एक तरीके से चाइल्ड है, यानी कि बच्चा है, और बच्चे की जो मैरिज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड मैरिज बोलते हैं। तो उसको क्या माना जाएगा, चाइल्ड मैरिज माना जाएगा। और चाइल्ड मैरिज उनके अकॉर्डिंगली क्या है, एक ह्यूमन राइट वायलेशन है। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है एक तरीके से। तो गवर्नमेंट ने भी ये सोचा है कि हाँ भाई, हम इसको 18 से बढ़ाकर 21 कर देते हैं। उससे शायद कुछ चीजों में फेरबदल होगा, कुछ माइंडसेट में फेरबदल होगा। क्या क्या फेरबदल होगा वो हम वीडियो के एंड तक आने तक देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब आपके सामने की पोस्टर है, इसमें क्या बोला गया है कि जो चाइल्ड मैरिज है या फिर अर्ली मैरिज है, अर्ली मैरिज भी बोल देते हैं। जैसे मान लो कि कोई 18 साल का है, 18 साल से थोड़ा सा फालतू हुआ, 18.5 का हो गया, उसकी एकदम से शादी कर दी। तो 18 साल में और 18.5 साल में इतना ज्यादा फर्क नहीं है। तो जो चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड मैरिज भी ऐसे होगी। अर्ली मैरिज है वो भी इस तरीके से हुई। अर्ली मैरिज को हम 10 साल भी बोल सकते हैं, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 18.5 साल में सब आते हैं अर्ली मैरिज के अंदर। यानी कि जिसकी जल्दी शादी होगी उसको हम अर्ली मैरिज बोलते हैं। चाइल्ड मैरिज जो कि लीगली हमारे जो चिल्ड्रन की जो डेफिनेशन है कि 18 साल की जो डेफिनेशन है, उससे कम में जिसकी शादी होगी उसको हम चाइल्ड मैरिज बोल देंगे। और उसके बाद तीसरी टाइप की मैरिज है, उसको हम बोलते हैं फोर्स्ड मैरिज। फोर्स्ड मैरिज का मतलब की है किसी की जबरन शादी करवाना, यानी कि उनकी जो खुद के जो फ्री डिसीजन के खिलाफ जाकर उनकी शादी करवा देना, उसको फोर्स्ड मैरिज हम बोल देंगे। तो तीनों ही टाइप की मैरिज आपके वर्क लाइफ को किस तरीके से इफेक्ट करती है, ये बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और आगे ही डिस्कशन करेंगे इन सभी चीजों के बारे में। तो आप आराम से बैठिए और आराम से अपना कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज के टाइम पे कंडीशन क्या है और कल को कंडीशन क्या होने वाली है। तो इसमें क्या बता रखा है इस पूरे पोस्टर के अंदर कि भाई जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, डेवलपिंग वर्ल्ड मतलब डेवलपिंग कंट्री, जैसे कि आपकी इंडिया है, या फिर आपकी नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, मतलब सभी तरीके की एशियन का, मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्री और मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्री, वो सारी की सारी डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर आती हैं, यानी कि विकासशील देश। तो विकासशील देशों के अंदर जितनी मैरिज होती है उसमें से लगभग एक तिहाई लड़कियों की मैरिज उनकी 18 साल की एज से कम कम में हो जाती है, यानी कि उन सभी की चाइल्ड मैरिज हो जाती है। यानी कि डेवलपिंग जो कंट्री है, डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनके अंदर मान लो कि
100 मैरिज होती हैं, 100 लड़कियों की मैरिज होती है, उसमें से लगभग एक तिहाई यानी कि 33.33% जो लड़कियां हैं उनकी शादी आपकी चाइल्ड मैरिज के नाम पर हो जाती है। और कल को यानी कि अगर हम सेम पेस से चले गए तो कल को नेक्स्ट डिकेड में यानी कि 2021 से लेकर 2030 तक ये जो लड़कियों की शादी होगी, जो चाइल्ड मैरिज होगी, वो लगभग लगभग उनकी संख्या होगी 150 मिलियन। तो इतनी ज्यादा संख्या आपकी हो सकती है अगर हम सेम पे से चले गए तो अब उसके साथ ही हम क्या देख सकते हैं, कुछ इश्यूज आते हैं फिर ग्लोबल हेल्थ का और एजुकेशन का, और ये दोनों के दोनों ही किससे रिलेटेड है? ऑफ कोर्स ये दोनों के दोनों ही आपके गर्ल्स के रिलेटेड है। तो अब ये क्या बताता है कि जो आपकी चाइल्ड मैरिज होती है, अर्ली मैरिज होती है या फोर्स्ड मैरिज होती है, उनका ग्लोबल हेल्थ के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है। अब ये क्या बता रहा है? 90% बर्थ ऑफ द एडोलसेंट वर्ल्ड वाइड ओकर विद इन मैरिज। देख रहे हैं दोस्तों कि जो आपके विद इन जो मैरिज है, यानी इस टाइप की जो मैरिज है, उसके अंदर आपके 90% बर्थ हो जाते हैं जब वो अडोलेसेंट यानी कि वो जब टीन एज की फॉर्म में होते हैं, यानी कि जब उनकी उम्र 18 साल से कम कम हो जाती है, तो उसी टाइम पे उनके बच्चे हो जाते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ अमंग गर्ल्स 15 टू 19 ग्लोबली। अब देख लो यार, उनकी एज मान लो, लड़की की शादी करवा दी आपकी 15 साल के अंदर, 15 साल के अंदर उसकी शादी करवा दी, उसको मान लो कि 16 या 17 साल के जब वो हुई तो उसको एक बच्चा हो गया। अब क्या है, उस टाइम पे अपनी जो बॉडी है वो इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं हो पाती कि वो किसी बच्चे को जन्म दे, और इस वजह से क्या होता है कि जब उनकी एक तरीके से मैटरनिटी आती है उस टाइम पे, यानी कि जब ऐसा टाइम आता है कि जब बच्चे को जन्म देना होता है, तो उस टाइम पे जो मदर होती है, यानी कि वो एक तरीके से क्या है, वो एक तरीके से यंग है, वो भी खुद अडोलसेंट है, वो एक टीनेजर है, तो वो क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है उस कंडीशन में। तो ये बोला गया है इसमें कि जो वर्ल्ड वाइड है ना, जो लड़कियां 15 से 19 साल की होती हैं, उसमें से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि जिसमें माता की मृत्यु हो जाती है, वो सबसे ज्यादा दर कहाँ पे पाई गई है? चाइल्ड मैरिज के केसेस में पाई गई है। उसके बाद हम आते हैं एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के बारे में क्या बताया जा रहा है? गर्ल्स विद नो एजुकेशन आर 3 times एज लाइकली टू मैरी बिफोर 18 एज गर्ल्स विद द हायर एजुकेशन। तो इसमें क्या बोला गया है? मान लो कि ये है आपकी एजुकेटेड गर्ल्स, और ये है आपकी जो दूसरी है अनएजुकेटेड गर्ल, या फिर जिनको इतनी ज्यादा शिक्षा नहीं पाएगी। तो जो जिसकी कम पढ़ाई हो रखी है, उनकी जो मैरिज है वो बहुत जल्दी कर दी जाती है। जैसे कि आप इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, बिहार है, बिहार के अंदर लड़कियों को इतना ज्यादा नहीं पढ़ा जाता, तो बिहार के अंदर जो मैरिज करवा दी जाती है वो हमेशा मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम पे वो आपकी चाइल्ड मैरिज होती है। अब एजुकेटेड है, एजुकेटेड में आपके क्या आ गया? दिल्ली, दिल्ली के अंदर आप देखते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, किसी भी मेट्रो सिटी में चले जाओ, वहां पे क्या है, वहां पे लड़कियां हायर एजुकेशन तक जाती है, यानी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उनके लिए बहुत ही नॉर्मल बात है। और वो अपनी शादी कब करवाती हैं? उनकी शादी की एज हो जाती है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम पे देखते हैं 27, 28, 30, 32, हम कई बार तो ऐसे भी एग्जाम्पल देखते हैं कि 35 साल की लड़की की शादी हुई है। तो वहां पे ये बहुत ही नॉर्मल केस है। लेकिन जहां पर एजुकेशन बहुत कम है ना, वहां पे आपके जो मैरिज की एज है वो आपके अराउंड अराउंड 15 से लेकर और 20 तक पहुंच जाती है, 20 में इतने ही में शादी हो जाती है। गर्ल्स हु मैरी यंग आर मोर लाइकली टू ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल। अब जिनकी शादी पहले ही हो चुकी है, मान लो कि एक लड़की की शादी होगी 15 साल की एज में, और उस टाइम पे वो थी कौन सी क्लास में? 10th क्लास में थी। अब आपको क्या लगता है 15 साल की एज में अगर उसकी शादी होगी तो उसके ऊपर क्या होगी? वो अपने घर के काम करेगी या फिर स्कूल में जाएगी? तो डेफिनेटली वो अपने घर के काम करेगी, और इस वजह से क्या है, उसको स्कूल से ड्रॉप आउट करना उसकी एक मजबूरी हो जाएगी। तो ये बात थी यहाँ पर। उसके बाद क्या बोला गया है? चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, इंडिया के अंदर क्या अभी कंडीशन है? तो अभी क्या है, एक आती है चाइल्ड ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट आती है, ये यूके बेस्ड एक एनजीओ है, उसका नाम है सेव द चिल्ड्रन। तो सेव द चिल्ड्रन नाम की एक एनजीओ है, उसने वो एक रिपोर्ट निकालते हैं, ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट। वो क्या बताती है? वो ये बताती है कि जो इंडिया के अंदर है ना, जो रूरल एरिया है, वहां पर जो चाइल्ड मैरिज के जो केस है वो आपके अर्बन एरिया से बहुत बहुत ज्यादा है। तो ये बात वो कौन बोलती है? ये बोलती है ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट। कितने ज्यादा है अब ये आप ये पॉइंटों में याद करोगे, ये आपके उसके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रखना कि जो रूरल एरिया है वहां पे
जो चाइल्ड मैरिज है वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, और उसके जो कंडीशन है या फिर किस किस वजह से है वो आप आराम से बता सकते हैं कि वहाँ पे इतना ज्यादा एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे गरीबी भी है, वहाँ पे हेल्थ कंडीशन भी इतनी ज्यादा नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो रूरल एरिया में आप बता बता के इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें आपकी कोई बात नहीं है। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद ये बोला गया कि इंडिया के अंदर जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है, यानी कि जो माता की मृत्यु दर है ना, वो पहले 2014 में 130 पर थी, हमारा जो स्थान था, वो अब आ गया है इंप्रूव होकर 113 में। यानी कि 2014 के अंदर तो हमारा जो रैंक था वो था 130 पे, 2016 में वो इंप्रूव होके आ गया 113 पे। अब मान लो कि रैंक तो इंप्रूव हो गया, हमने मान लिया कि हाँ भाई हमने मदर मोर्टेलिटी रेट है ना जो, उसको कम कर दिया है, लेकिन इतना भी कम नहीं किया है कि हम बिल्कुल ही खुश होने लग जाए कि हाँ भाई हमने इंप्रूव कर दिया तो चलो भाई बहुत बढ़िया होगी। हमें क्या है, हमें ये देखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आपके 2016 के अंदर बनाए गए थे, जिसके अंदर आपके 17 गोल्स हैं, उन गोल्स में से एक गोल के अंदर ये भी बताया गया कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है ना जो, वो आपकी 70 डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ पे होनी चाहिए। यानी कि जब 1 लाख बच्चे होंगे तो आपके ज्यादा से ज्यादा जो माता की मृत्यु की दर है ना, वो उसमें से सिर्फ 70 माताओं की मृत्यु की दर होनी चाहिए। हालांकि विश तो हम ये करेंगे कि एक की भी ना हो, बट क्योंकि ये एक एज ए डाटा है और हमें उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और उसको यूज भी करना है, तो हमें क्या है, हमें कोशिश करनी चाहिए 70 से कम कम हो। लेकिन भारत में अभी भी ये कितना है, 113 के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा है, जो कि लगभग लगभग डबल के बराबर है। तो ये नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ द मैरिज? तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम एज क्या है दोस्तों, पर्सनल लॉज होते हैं। पर्सनल लॉज क्या आते हैं, वो अपने ये बताते हैं कि हाँ भाई इस मैरिज को इस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, इस तरीके से मैरिज होगी। उसके अंदर फिर लॉ बताए जाएंगे, फिर बताया जाएगा कि भाई हस्बैंड और वाइफ के अंदर क्या क्या रिलेशनशिप है, क्या उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या उनकी ड्यूटीज होनी चाहिए फैमिली के रिगार्डिंग, सोसाइटी के रिगार्डिंग। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो पर्सनल लॉज होते हैं, उनके अंदर ये सभी चीजें बताई जाती हैं। ठीक है दोस्तों। अब पर्सनल लॉज अलग अलग जो रिलीजन है उनके अलग अलग होते हैं एक तरीके से। जैसे कि अपना हिंदुओं के लिए क्या है, अपना हिंदू क्या है, इसमें सारे के सारे आ जाते हैं आपके, हिंदू भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं इसके अंदर, बुद्धिस्ट भी, जैन भी। तो ये सभी के सभी के लिए अपना एक कॉमनली बना दिया गया कि ये सभी हिंदू धर्म के एक तरीके से पार्ट है, तो या फिर इनके ऑफशूट है। तो इसको सभी को द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर ले लिया जाए। तो उसमें ये बता रखा है कि जो ब्राइड है, यानी कि जो महिला है, उसकी जो एज होनी चाहिए वो 18 होनी चाहिए कम से कम, और जो ग्रूम है यानी जो दूल्हा है, उसकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 साल। तो ये बात किसमें बताई गई है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर ये बात बताई गई है। और सेम ही बात किसमें बताई गई है, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 एंड स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ये सेम बात बोली गई है कि जो लड़की की उम्र है वो कम से कम 18 साल, और लड़के की उम्र जो कम से कम 21 साल होनी चाहिए। जहां तक हम बात करते हैं मुस्लिम समुदाय की, तो मुस्लिम समुदाय में क्या बोल रखा है कि जब भी कोई लड़का या कोई लड़की अपनी पुबर्टी को हिट कर जाता है, यानी कि पुबर्टी को अगर हम आसान भाषा में बोले तो जैसे हम बोलते हैं कि जवान, तो जब कोई जवान हो जाता है तो उसकी शादी उसी टाइम पे कर देनी चाहिए। और उनमें अमूमन ये माना जाता है कि कोई भी लड़का या कोई भी लड़की 15 साल की उम्र में वो जवान हो जाता है या फिर पुबर्टी को हिट कर जाते हैं, तो उसी टाइम पे उनकी शादी के लिए वो लायक हो जाते हैं, उनकी शादी कर देनी चाहिए। ये बात कौन बोल रहा है, मुस्लिम समुदाय या फिर मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अब बात करेंगे किस किस रिलीजन में क्या क्या लॉज बना रखे। तो लॉज बेसिकली अभी हमने ये पढ़ाई थे, तो ये एक तरीके से उसी स्लाइड का कॉपी पेस्ट ही है, तो आप इसको देख लीजिए कि हाँ बस उसमें 18 साल और 21 साल दे रखे हैं हिंदू मैरिज एक्ट में। और साथ ही क्या बोल रखा है कि जो चाइल्ड मैरिज आर नॉट इलीगल इवन दो दे कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड। अब हम जानते हैं कि हमने बोल दिया कि चाइल्ड मैरिज क्या है, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग वाली स्लाइड पे क्या पढ़ा था, जो चाइल्ड मैरिज है वो क्या है, एक तरीके से ह्यूमन राइट वोलेशन है। तो हमने ये बात पढ़ी थी दोस्तों। लेकिन इवन दो वो ह्यूमन राइट वोलेशन है, उसको प्रैक्टिस को नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर कहीं पे हमें कोई भी दिख जाता है ये प्रैक्टिस करते हुए, हम उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देते हैं। मान लीजिए किसी गांव में एक लड़की है जिसकी उम्र अभी 15 साल है और एक लड़का है जिसकी उम्र अभी 17 साल है, उन दोनों के बीच में अगर विवाह करवा दिया जाए, उन दोनों के बीच में अगर शादी करवा दी जाए, तो हम उनकी जो शादी है उसको तो ये डिक्लेयर कर देंगे हाँ भाई ये गलत तरीके से शादी हुई है, तो इसको खत्म कर दो। बट ऐसा नहीं है कि हम उनको इलीगल बता दें। मान लो उनकी शादी हो गई अभी, ठीक है, उनकी शादी हो गई, अब हम उनको इलीगल नहीं बता सकते। उससे पहले पहले हम उसको ये बता सकते हैं कि भाई अब ये शादी नहीं हो सकती, खत्म करो इसको। लेकिन अगर उनकी शादी हो चुकी है, हम उसको इलीगल डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो तब भी लीगल ही है। तो यहाँ पे मतलब देख रहे हैं आपके लीगैलिटी और नॉन लीगैलिटी के अंदर कितनी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये चीजें मैं आपको बताया था कि यहाँ पर सीखने वाली बहुत सारी चीजें हैं, और इसको बहुत तरीके से समझना होगा इस टॉपिक को, और इस टॉपिक के आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आप इसको थोड़ा सा सीरियस तरीके से लीजिएगा।
अब हम आते हैं इस्लाम धर्म के अंदर। इस्लाम धर्म के अंदर क्या बात बोलते हैं, द मैरिज ऑफ ए माइनर हु हैज अटेन्ड पुबर्टी इज कंसिडर वैलिड। तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो भी जवान हो गया उसकी शादी कर दो, वो उसके लायक है, यानी कि 15-16 साल में वो जवान हो जाते हैं तो उनको मैरिज अलाउ है। अब आते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, द एंड द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 आल्सो प्रिस्क्राइब 18 एंड 21 एज ए मिनिमम एज ऑफ कंसेंट फॉर द मैरिज फॉर द वुमेन एंड मैन रिस्पेक्टिवली। तो ये भी सेम ही बात है। व्हाई इज देयर ए नीड टू इंक्रीज द मिनिमम एज ऑफ द मैरिज फॉर द गर्ल्स। तो अब बात बोली जाती है कि भाई जो गर्ल्स हैं उनकी जो मिनिमम एज है उसको बढ़ाने से क्या होगा, क्या चीजें मतलब आप चाहते हो, अगर उनकी चीज बढ़ गई, क्या आपके नीड आ, क्या जरूरत आ गई कि भाई पहले तो इतने साल हो गए आपको कि सेम ही एज चल रही थी, लेकिन अब एकदम से क्या हुआ, तो एकदम से क्या हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये बोला जाता है कि जब कभी भी वुमेन अगर अपनी सॉरी जब कभी भी वुमेन अपनी शादी जल्दी कर लेती है, यानी 18 साल कोई ज्यादा नहीं होता है, मुश्किल से लड़की उस टाइम पे 12th पास करती है, तो इस टाइम पे जब उनकी शादी कर दी जाती है तो क्या उनके उनकी वल्नरेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया जाता है। और साथ में क्या हो सकता है कि जो वुमेन के जो सोसाइटी के अंदर जो स्टेटस है वो आपका हो जाएगा लो। अब मान लो, एक मैं आपको एक जनरल बात बताने की कोशिश करता हूँ। एक ये लड़की है ए, एक ये लड़की है बी। अब ये ए लड़की है, ये +2 की हुई है, और ये जो बी लड़की है इसने अभी बीटेक कर रखी है, एमबीए कर रखी है, और ये अभी कंपनी में जॉब करे जिसकी सैलरी है अभी 50,000। 50,000। अब मान लो कि इन दोनों की शादी, इसकी शादी एक लड़के से होगी जिसका नाम है एक्स, और इसने एक लड़के से शादी कर ली वाई। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, अब पहली बात तो क्या है, इसने +2 में ही शादी कर ली। दूसरी लड़की क्या है, उसने शादी कब की है, बीटेक एमबीए और ये सभी होने के बाद, और कंपनी में जॉब भी करी है, 50,000 कमा भी रही है। तो आप क्या सोचते हैं इनमें से किसका सोसाइटी में ज्यादा स्टेटस होगा? डेफिनेटली जो बी वाली लड़की, उसका स्टेटस ज्यादा होगा क्योंकि वो कमा भी रही है, वो अच्छी ग्रेजुएशन भी कर रखी है, उसने एजुकेशन भी अच्छी है, और क्योंकि एजुकेशन जब अच्छी होती है तो डेफिनेटली जो उसका लाइफ है या फिर उसका बात करने का तरीका है वो भी एक उसका अच्छा होगा। जबकि यहाँ पे जो लड़की 12 साल की है तो उसका फैमिली के अंदर जो स्टेटस है वो हमेशा ही मतलब कम ही रहेगा कि ये तो +2 ही करके आई है, उसको कुछ आता जाता नहीं है, मतलब इस टाइप की उसको बातें टोंट करना है। ये आप उसको नॉर्मल फैमिली के अंदर भी देखने को मिलेगी, और जो उसके आसपास के जो नेबरहुड है वहां से भी उसको ये बात सुनने को मिलेगी, तो उसका ऑटोमेटिकली जो स्टेटस है वो कम हो जाता है। तो ये बात हमने फर्स्ट पॉइंट को हमने यहाँ पे प्रूव किया है। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम है जो वुमन को फेस करने सकते हैं अपनी अर्ली मैरिज की वजह से। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि जो उसकी जो बॉडी है वो इस तरीके से मैच्योर नहीं हुई है कि वो किसी बच्चे को जन्म दे, तो इस वजह से उसकी जो हेल्थ की जो कंडीशन है, हेल्थ की जो कंडीशन है वो बहुत बुरी हो सकती है। ठीक है, उसको क्या है, फैमिली के अंदर जो प्रेशर है वो उसको झेलना पड़ सकता है। अब वो क्या है, वो कई बार ऐसा भी होता है कि मेंटली उस टाइम तक बच्चे मैच्योर नहीं हो पाते, और उस टाइम पे एकदम से जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा हाई मिल जाती है, बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाता है उन सभी के लिए। तो ये भी उनको एक तरीके से मेंटल प्रेशर और डिप्रेशन का शिकार ये सभी उनको देखने को पाया जाता है। तो ये सारी कंडीशन क्या है, ये सारी कंडीशन हमें बता रही है कि आप अभी इस लायक हो कि आपकी मैरिज नहीं होनी चाहिए। और इसी वजह से जो सरकार है वो एक ऐसा बिल लाना चाह रही है जिसके अंदर जो वुमेन की जो मैरिज की एज है वो आपकी 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। उसके साथ ही हम कुछ और भी ज्यादा चीजें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से हमें नीड पड़ी कि गर्ल्स की जो मैरिज एज है उसको बढ़ा दिया जाए। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका एजुकेशन का, दूसरा आता है जैसे कम एजुकेशन वाला भाई कैसे होगा, तो फिर आ गया डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए भी इसकी जरूरत है। उसके बाद हेल्थ इशू को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो जो भी उनकी हेल्थ इशू है उनको देखने के लिए। फिर आता है अभी डोमेस्टिक वायलेंस, तो डोमेस्टिक वायलेंस भी उनके वहां पर ज्यादा होती है। अगर मान लो लड़की अगर थोड़ी सी ज्यादा एज है उसकी या फिर थोड़ी ज्यादा नॉलेज है उसके पास, तो क्या करें, डोमेस्टिक वायलेंस होने के चांसेस वहां पे कम होंगे, क्योंकि वो अपने सभी अपने जो रूल्स हैं और लीगल पावर्स है उसके पास, उनके लिए वो अवेयर भी होगी और उनको यूज करने के लायक भी होगी। तो डोमेस्टिक वायलेंस के जो केस है वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद है मेंटल हेल्थ, तो जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उनकी वजह से जो उसका मेंटल प्रेशर है, जो डिप्रेशन है, जो स्ट्रेस है, वो सभी अगर वहां पर है उसके साथ, तो उसको भी इश्यू करने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। तो अभी हम जो सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, अभी इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आप शांति से एक बार लेक्चर को सुन लीजिए पहले। वाई इज, तो हमने दोबारा से हमने बता दिया कि नीड क्यों है, तो अब उनमें एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहला है एजुकेशन का। तो एजुकेशन का क्या है कि भाई वुमन हैज सोसाइटल प्रेशर टू गेट मैरिड अर्ली एंड हैव चिल्ड्रन। अब उनको जल्दी मैरिज करनी है, उनको चिल्ड्रन भी पैदा करने हैं, तो अपनी एजुकेशन को कैसे
वो संभाल पाएंगे। वो तो पहले ही उनके स्कूल छुड़वा देंगे कि हाँ भाई अब तुमने शादी कर ली है प्लस टू के बाद, अब तुम चलो, अब तुम्हारा काम ये है कि अभी मैरिज करनी है, फिर आपको फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, जहाँ पे डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो आपका ऑटोमेटिकली ही एजुकेशन एजुकेशन से जो वास्ता है वो छूट जाएगा। तो एक नॉर्मल ये सोचने वाली बात है, तो एजुकेशन में भी सेम बात आएगी और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भी बातें होगी, और उसकी वजह से वो कभी भी हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाएगी। और अगर उसके पास हायर एजुकेशन नहीं मिली तो एक तरीके से जो फॉर्मल जॉब्स होती हैं या फिर जो एग्जीक्यूटिव जॉब होती हैं, यानी कि जहां पर बड़ी जॉब है या फिर ब्यूरोक्रेसी है, वहां पर वो जाने में थोड़ी सी असमर्थ अपने आप को या असहज महसूस करेंगे। उसके बाद आता है आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के बारे में। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस किस तरीके से कि अगर मान लो कि लड़की की जल्दी शादी हो गई तो बेसिकली क्या है, अगर मान लो जॉब पे भी जाते हैं तो जॉब प्लस टू लेवल पे क्या जॉब मिल सकती है? अब प्लस टू लेवल पे उसको कोई ऑफिसर तो बनाया नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर वो नहीं बनाया जाएगा तो एक तरीके से जो उसकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है वो हमेशा कम ही रहेगी। या फिर अगर वो जॉब भी करेगी तो उसकी जो जॉब होगी वो लो पेइंग जॉब होगी, यानी 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो इतनी ही रहेगी उसकी। तो वो उसमें अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है। अब उसको काम क्या करना है, उसको अपने को, अपने लिए भी उसको खर्च करना है, उसको फैमिली के लिए भी खर्च करना है, उसको फिर बच्चे के लिए भी खर्च करना है। तो सभी चीजें जो होती हैं वो उसको खर्च करने पड़ जाएंगे, तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। तो एक तरीके से उसकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है वो भी कम हो जाएगी। और जब किसी की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कम हो जाती है तो उसके पास जो चॉइसेस है वो भी कम हो जाती है। और जब चॉइसेस कम होगी तो उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है तो भी कम हो जाती है, जिससे कि वुमेन को, मान लीजिए वुमेन की जो एम्पावरमेंट है उससे उसको दूर ही रखा जाता है एक तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये किस में बताई जा रही है? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के अंदर ये बात बताई जा रही है। उसके बाद क्या आता है? जेंडर इक्वालिटी को अगर आपको प्रमोट करना है तो आपको वुमेन को हर स्फीयर में उनका इक्वल पार्टिसिपेशन दिखाना पड़ेगा। और उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन दिखाने के लिए उनको अथॉरिटी देनी पड़ेगी। और अथॉरिटी कब आ सकती है? जब वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो इन सभी चीजों को वो अपने पॉवर्टी से बाहर होगी, उनके पास एक पर्टिकुलर तरीके से एजुकेशन है, एजुकेशन सारी पॉजिटिव हुई। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है इनइक्वालिटी है, और इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए हमें क्या, इक्वालिटी को प्रमोट करना पड़ेगा। तो इस वजह से भी हमें वुमेन की जो एज है वो बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद आता है हमारा पांचवा पॉइंट, जिसके अंदर हम बात करते हैं हेल्थ इश्यूज के बारे में। तो हेल्थ इश्यूज में क्या है, हमने आपको पहले बता दिया, प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उसके साथ ही उनको क्या हो सकता है, प्री मेच्योर बेबीज हैं जो कि लाइफ टाइम भी इनकी जो हेल्थ है वो हमेशा खराब ही रहेगी, जो प्री मेच्योर बेबीज होते हैं। उसके साथ ही जो प्री मेच्योर बेबीज होते हैं उनके रिटार्डेड ग्रोथ भी हो सकती है, यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जन्म से ही थोड़े से मेंटली थोड़े से कमजोर होते हैं। तो उसकी वो भी प्रॉब्लम वुमेन से रिलेटेड है कि अगर वुमेन हेल्दी नहीं है तो उसके बच्चे भी हेल्दी नहीं होंगे। उसके बाद क्या है, प्रोलोंग्ड लेबर। तो लेबर की प्रॉब्लम में भी उनको बहुत ज्यादा होती है, मिस कैरेज यानी कि बच्चे का गिरना। तो ये सभी प्रॉब्लम भी आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, और हमें गांव के अंदर तो बेसिकली ये देखने को मिल रही हैं। तो हेल्थ इश्यूज के बारे में बहुत सारी चीजें सोचने लायक है, और वो उसके लिए भी हमें जो वुमेन की जो एज है वो बढ़ानी चाहिए। उसके साथ ही आज के टाइम पे क्या चल रहा है कि भाई जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स को परफॉर्म किया जाता है, जिसकी वजह से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है वो बढ़ जाती हैं। जैसे कि आपके जानलेवा जो बीमारी कई सारी, जैसे HIV एड्स है, तो ये इस टाइप की जो बीमारियां हैं ये बढ़ रही हैं। तो अगर अगर उनको ये सही तरीके से नहीं बताया जाता तो ये भी उनकी हेल्थ इश्यूज के बारे में एक सोचने वाली बात है। और उसके बाद ही हम बात करते हैं कि लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन। तो अगर उनकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, मतलब बेसिकली उनकी प्रॉपर एजुकेशन होती ही नहीं है, ठीक है, उसी की वजह से तो उनकी जल्दी मैरिज हो रही है। तो जब जल्दी मैरिज हो रही है तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम, उनको मतलब एक तरीके से कोलेटरल डैमेज ही है उनको, जो ये साथ के साथ में मिलता है। जो मैरिज है ना, मैरिज मान लो, मैरिज क्यों करवाते हैं? मैरिज करवाते हैं कि हाँ भाई चलो अब उनकी जो लाइफ है एक ट्रैक पे होगी, उनके जो आगे की लाइफ होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन कोलेटरल डैमेज क्या है जल्दी शादी होने का? कि भाई उनकी जो पुअर हेल्थ होगी, ठीक है, उनकी जो प्रेगनेंसी के टाइम पे एंटीनेटल केयर है वो कम होगी, ठीक है। कईयों को तो प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है उनको अच्छे से खाना नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनकी बाद में डेथ हो जाती है। तो ये भी बात देखने वाली है। और मदर मोर्टेलिटी रेट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद आता है छठा पॉइंट, जिसके अंदर हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। इसने क्या कहा है कि अगर आपकी मैरिज जल्दी हो जाती है तो उसके अंदर आपका रिस्क बढ़ जाता है डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग। ICRW यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन वुमेन, इन्होंने क्या बताया है कि जो वुमेन लेस एजुकेटेड है, यानी कि जिनकी एजुकेशन कम है और जिनकी मैरिज हो चुकी है 15 से 12 के अंदर, वो क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस का सबसे ज्यादा शिकार वही होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो एक तरीके से मैच्योर नहीं होती, इमेच्योर मान लीजिए उनको। क्योंकि
18 साल से कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसमें कोई भी भेदभाव करने की जरूरत ही नहीं कि आपने लड़के लड़की के बारे में क्यों बोला कि वो इमेच्योर है। लड़का भी अगर 19 साल से कम होगा तो वो भी एक तरीके से इमेच्योर ही होगा। तो जब वो कोई भी बात करेगा तो उसमें एक चाइल्डिश नेचर आएगा उसका, यानी बचपना उसका आएगा। लेकिन जो जिसने उसके साथ शादी की है, मान लीजिए जो पर्सन है, मेल है, मेल मान लीजिए जो 28 से 30 साल का है, तो जब उसकी मैरिज होगी उसके साथ, तो उनके बेसिकली क्या है, कंफ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी आएंगे। जो ये मेल है वो अपने हिसाब से बात करने की कोशिश करेगा, जो फीमेल है वो अपने हिसाब से बात करने की कोशिश करेगी, और जो आपस में जो इनका कम्युनिकेशन के अंदर एक गैप क्रिएट हो जाएगा, और उस गैप के अंदर क्या हो जाएगा, उस गैप के अंदर उन दोनों में फिर लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाएगी, और लड़ाई का बेसिकली शिकार कौन होगी, जो ये लड़की है जिसकी चाइल्ड मैरिज हो चुकी है, तो ये लड़की उसके शिकार हो जाएगी। तो ये भी बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये बोली है आपकी ICRW ने। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट है आपका मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग। तो मेंटल हेल्थ में बोला जाता है कि जो वुमन है जिसकी जल्दी शादी हो जाती है, उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, उनको रिश्तेदारी में आना जाना है, और भी सारी चीजें हैं, खाना पकाना है, घर का काम भी और भी देखना है, बच्चे को भी पालना है। तो ये सारी चीजें देख देख कर वो एक तरीके से ट्रोमेटिक सिचुएशन में चली जाती है, स्ट्रेस उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। तो उसके साथ ही उसकी हेल्थ भी रिटार्ड होने लगते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। उसके बाद आता है आपका आठवां पॉइंट। आठवें पॉइंट के बारे में क्या बताया जाता है कि पॉवर्टी के बारे में, कि मान लो कोई कोई लड़की है, वो गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। अब उसकी शादी हो रही है एक ऐसी फैमिली में जहां पर रिलेटिवली थोड़ा अच्छा कारोबार है, या फिर अच्छा उनकी इकोनॉमिक अथॉरिटी है। तो क्या करेंगे, उसकी जो फैमिली के लड़की वाले लोग हैं, वही सोचेंगे भाई हम तो गरीब रह लिए, लेकिन हमारी लड़की को कम से कम ऐसे लड़के से शादी करवा दी जाए कि इसकी जो गरीब है वो दूर हो जाए। बट वहां पर जाके क्या होता है, वहां पर जाके क्योंकि ये इकोनॉमिकली ये डिपेंडेंट है अपने घर वाले पे, यानी अपने हस्बैंड पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, वो चाहेगा तो उसको जिस तरीके से रखेगा। तो वहां पर मोस्टली क्या हो जाता है, उसको गरीबी ये बताया जाता है कि बार बार में कि तुम गरीब हो, तुम उसकी गरीबी उसको फील करवाए जाते हैं। गरीबी भी एक्चुअली क्या है ये दोस्तों, एक सिर्फ इकोनॉमिकली वाला कंसेप्ट नहीं कि भाई कोई इकोनॉमिकली जिसके पास पैसे कम है तो वो गरीब हो गया, नहीं। ये रिलेटिवली बताया जाता है। मान लो कि यार मेरे पास अभी मैं 50,000 रुपए एक महीने के कमाता हूँ, अगर मैं अंबानी के पास जाऊंगा, उसके सामने तो 50,000 वाला बहुत ही गरीब होगा। तो समझ रहे हो, 50,000 वाला किसी ऐसे इंसान के पास चला जाए जिसकी सैलरी 20,000, उसके लिए तो अमीर है। लेकिन जब हम किसी ऐसे बड़े इंसान के पास चले जाएंगे, वो हमें बार बार में फील करवाता रहेगा कि आप बहुत ही गरीब हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेप्रीवेशन। तो कहां से देखने को मिलता है, वो अपने पॉवर्टी के कंसेप्ट से हमें देखने को पा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाले हैं कि इसकी वजह से, पॉवर्टी की वजह से भी हमें लड़कियों की जो एज है वो हमें बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि उस टाइम तक वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। अब उसके सॉल्यूशन क्या है, तो उसके बाद हम आते हैं दोस्तों मल्टीप्रोंग अप्रोच के बारे में, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको यूज करने के बाद हम चाइल्ड मैरिज को बंद कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले आपके आते हैं, वो आते हैं गर्ल की एजुकेशन दो, उनके लिए हॉस्टल्स बनवाओ, और उनको ऐसे ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज दो जहां पर जाके वो सेफ फील करें, जहां पे उनको प्रॉपर यूज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन वहां पर हो, ग्रास रूट लेवल पे हमें चीजें दिखे, ना कि सिर्फ जो हवाई बातें जो हमारे पॉलिटिशियंस बोलते हैं, या फिर हमारे जो गवर्नमेंट के अंदर जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, बट इन द एंड क्या वो ग्रास रूट लेवल पर चीज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, ये होगा। दूसरी बात है, हम यहाँ पर गर्ल्स क्लब इन स्कूल। अब स्कूल के अंदर क्या है, स्कूल के अंदर हम कुछ ऐसे क्लब्स बनवा सकते हैं जो गर्ल्स गर्ल्स के हो, या फिर ऐसे हो सकता है कि जो टीचर हो जो फीमेल हो, और वो वहां पर जो लोकल गर्ल्स है, मान लीजिए +2 की गर्ल्स है, अब उनको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो अपनी मैम को बता सके, उनके साथ डिस्कस कर सके, और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए कि वहां पर अपने जो फ्री स्पीच है उनको एक्सप्लोर किया जा सके। तो ये हम वहां पर बनवा सकते हैं। तीसरी आती है बात की जेंडर इक्वालिटी कन्वर्सेशन। तो इसमें भी हम कर सकते हैं, जैसे टीचर ही खुद बोल देगा कि भाई आज के टाइम पे ये चीजें हो रही है बॉयज के साथ, ये चीजें हो रही है गर्ल्स के साथ, तो आपको एक दोनों की दूसरे को समझना पड़ेगा। गर्ल्स है, गर्ल्स को ऐसा नहीं कंसीडर किया जाए कि वो इनसे किसी चीज में कम है, या फिर किसी चीज को करने में अनकैपेबल है। तो उन चीजों को बताना चाहिए कि गर्ल्स भी ये काम कर सकती हैं। एजुकेशन है, मान लीजिए एजुकेशन के अंदर अगर लड़का टॉप कर रहा है, तो वहीं पर लड़की भी टॉप कर सकती है, उसके अंदर भी सेम क्रेडिबिलिटी है, सेम क्वालिटी है, सेम जो माइंड है, ब्रेन है, सब कुछ उसके अंदर सेम है। बस बात क्या आपको समझने की जरूरत है, आपको एक नजरिया देने की जरूरत है। तो वो किस में आते हैं, आपके जेंडर इक्वालिटी कन्वर्सेशंस में आते हैं। उसके बाद आता है आपका सोशल चेंज। सोशल चेंज में मान लीजिए गर्ल्स को सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम हमें कहां पर दिखती है, वो अनसेफ फील करते हैं जो किसी ट्रांसपोर्टेशन में जाते हैं, खास करके रात के टाइम पे। अगर हम रात के टाइम पे उनके लिए
अच्छे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे देंगे, उनको लाइवलीहुड के लिए एक अलग से हॉस्टल दे देंगे, तो उनसे क्या फ़ायदा होगा? उनसे ये होगा कि गर्ल की एजुकेशन ठीक हो जाएगी। अगर गर्ल की एजुकेशन ठीक ढंग से चल रही है, तो फिर वो क्या है, वो अपने हायर एजुकेशन की तरफ जाएगी। हायर एजुकेशन की तरफ जाएगी, तो ऑटोमैटिकली ही जो उसकी जो प्रॉब्लम है मेन कौन से वाली कि चाइल्ड मैरिज वाली, तो ऑटोमैटिकली कम हो जाएँगी। तो यहाँ से बहुत ड्रास्टिक चेंज आ सकता है उनकी लाइफ़ के अंदर। तो ये बात भी हमें ध्यान रखने वाली है। उसके बाद है कम्युनिटी एंगेजमेंट्स की लोकल लेवल पे कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी है, मान लीजिए आपकी बाल सभा करवाते हैं या फिर आप किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, सोसाइटी के अंदर के जो लोग हैं वो आपस में मिलकर कुछ एक ऐसा कैंप लगवाएं खुद का ही अपने आसपास के एरिया में, खुद सम्मेलन वगैरह करवाएं, पोइट्री वगैरह करवाएं, कुछ भी मतलब ऐसा हो सकता है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, जैसे जो फीमेल फीमेल है, कई सोसाइटीज में, कई लोकल शहर में ऐसा होता है कि फीमेल फीमेल एक जगह पे जाकर मंडली बना लेती है और वो अपने पूरे गली की जो समस्या है वो वहां पर डिस्कस करते हैं। तो इस टाइप की कम्युनिटी एंगेजमेंट भी हम वहाँ पे करवा सकते हैं ताकि चिल्ड्रन मैरिज को कम किया जाए। उसके बाद क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन चाइल्ड एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन। अब मान लीजिए यार कि जो अपने ये वाले हैं चाइल्ड का रजिस्ट्रेशन है किसी टाइम पे, जो बर्थ रजिस्ट्रेशन हो गया या फिर मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो, वो आप लोकल पंचायत को दे दीजिए। अगर लोकल पंचायत के पास ऐसी चीजें जा रही हैं तो ऑटोमेटिकली ही उन चीजों को अपने तरीके से यूज करेंगे, अपने तरीके से फिर वो ध्यान रख पाएंगे कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर घर के अंदर ये चीजें चल रही है और इसके अंदर ये चीजें चल रही है। अगर मान लीजिए कहीं पर गलत चल रहा है तो ऑटोमेटिकली उसको कम करवा देंगे। अब मान लीजिए आप मैरिज के रजिस्ट्रेशन आपके कोर्ट में होते हैं, अब कोर्ट में जाके किसी को पता तो चलता ही नहीं, क्योंकि कोर्ट में क्या है, कोर्ट में सिर्फ वही लोग जाएंगे जिनके घर में शादी है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद है लीगल स्टेप्स टू इंक्रीज एज। तो यहाँ पे जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि इसकी लीगल एज ही इसको इंक्रीज कर दी जाए, तो ऑटोमेटिकली आपको वहां पर चीजें देखने को मिलेंगी। तो अब इन्हीं सभी पॉइंट को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि एजुकेशन में क्या, गर्ल्स अगर स्टूडेंट, अगर गर्ल को स्टूडेंट अगर वो स्कूल को रेगुलरली जाती है, रेजिडेंशियल स्कूल के पास है या फिर हॉस्टल की फैसिलिटी उसको अवेलेबल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां पर है, तो क्या है ऑटोमेटिकली उसकी जो एजुकेशन है वो अच्छे लेवल पे चली जाएगी और उसको किसी भी तरीके से ऐसे नहीं पुश किया जाएगा कि आप छोटी एज में ही शादी कर दो। दूसरी बात है गर्ल्स के क्लब की, मैंने भी बताया था गर्ल्स के क्लब कैसे हो सकते हैं, स्टडी ग्रुप हो सकते हैं, सोलिडारिटी के लिए होते हैं, रेजिलियंस के होते हैं। तो इन टाइप के जो इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क है, इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट किए जा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका थर्ड। थर्ड क्या है, जो टीचर है वो क्या है, जेंडर इक्वालिटी कन्वर्सेशन कर सकता है अपनी खुद की क्लास में ही, ताकि जो लड़के हैं और लड़कियां हैं दोनों को इस तरीके से शेप किया जाए, उनके एटीट्यूड को इस तरीके से शेप किया जाए ताकि वो आगे आने वाले अनफोर्सीन जो केसेस हैं या फिर ऐसी सिचुएशंस हैं उनको डील कर सके और अपने अडल्टहुड के अंदर अपने आप को एक सस्टेनेबल तरीके से मैनेज कर सके। उसके बाद आता क्या है आपका, उसके बाद आते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी या फिर जो इन्वायरमेंट को सेव करने की फैसिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, या फिर जो उनके लाइवलीहुड जनरेशन के लिए कोई भी छोटा मोटा नौकरी जो कि लोकल लेवल पे अवेलेबल हो, विद इन ए टाइम फ्रेम हो और उसके अंदर इतनी सैलरी भी हो कि उनका अच्छे से काम भी चल जाए। तो ये सभी चीजें उनको ध्यान रखनी चाहिए। और ये तब कब कैसे हो सकती है, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन गो बियॉन्ड एक्सेस। तो ये भी हो सकता है। उसके बाद आता है आपके पांचवा। पांचवा क्या था, एम्पावरमेंट के बारे में बात करें। एम्पावरमेंट के बारे में जैसे मैं हमने बताया था कम्युनिटी इंगेजमेंट करवा सकते हैं। कम्युनिटी इंगेजमेंट में जैसे महिला समाख्या के नाम से हो सकते हैं, चिल्ड्रन विलेज असेंबली करवा सकते हैं यहाँ पर, ताकि जो गांव के ही जो छोटे मोटे चाइल्ड है या फिर बच्चे हैं वो अपनी ही चीजों के बारे में बता सके कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है और आप इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कीजिए। तो गांव के लेवल पे जो आपके ग्राम पंचायत होती है, सरपंच होते हैं और साथ में ही जो ग्राम सचिव होते हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे मिलकर उन प्रॉब्लम को सोल्व करने में हेल्प करें, उन सभी चिल्ड्रंस की और उन सभी महिलाओं की जो वहां पर लोकल लेवल पे चीजें फेस करती हैं। उसके बाद हमने बताया था कि डिसेंट्रलाइज कर दो भाई बर्थ और मैरिज के सर्टिफिकेट्स को, और वो उन उन सभी के पावर किसको दे दो, ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत के पास वो सभी पावर है, तो एक एक घर के ऊपर नजर रख सकते हैं कि कहीं पे कोई चाइल्ड मैरिज तो नहीं हो रही या फिर किसी को राइट्स का वायोलेशन तो नहीं हो रहा। तो इन चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन भी इसमें एक मेन रोल प्ले करती है। उसके बाद क्या है, लीगल एज बढ़ा, जैसे अभी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया जिसके बेस के ऊपर ही हम ये पूरा पूरा वीडियो को देख रहे हैं या फिर हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। तो ये बात है, उससे क्या होगा, उससे इक्वालिटी की तरफ एक और स्टेप हम आगे बढ़ जाएंगे। और ये गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा कमेंडेबल जॉब की है, बहुत ही अच्छी जॉब की है। ताकि और मतलब इसके साथ एक और बात होनी चाहिए कि उन्होंने मतलब प्रपोज कर दिया है, ठीक है, मान लीजिए वो कल को बिल पास भी हो गया, उसने प्रेसिडेंट ने एक्सेंट बिल ली, तो सभी चीजें ठीक चल रही हैं और प्रॉपर उसका इंप्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगा तब तक हम इस लॉ को भी ऐसे ही, इसका कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि हमारा सबसे मेन चीज क्या है, हमारा सबसे मेन चीज क्या है कि लॉ तो बनाओ ही बनाओ,
तो लॉ तो बनना ही चाहिए, लेकिन उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जरूर होना चाहिए। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा तो अपने आप ही वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आते हैं हम कंक्लूजन में कि कंक्लूजन क्या है। अब हमारा हम क्या मतलब इन सभी चीजों से क्या देख रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, जो मैरिज है, मैरिज किस चीज पे होते हैं? मैरिज एक सैक्रेड इंस्टीट्यूशन है। क्या है? मैरिज एक सैक्रेड इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, सैक्रेड इंस्टीट्यूशन यानी कि ये एक ऐसा सैक्रेड इंस्टीट्यूशन है जो लाइफ में खास करके अगर मुस्लिम समुदाय को छोड़ दिया जाए तो हमारे इंडिया के अंदर और सभी रिलीजन में क्या है कि ये सिर्फ जिंदगी में एक बार ही की जाती है। अगर कोई दिक्कत ना है, जैसे आज के टाइम पे डाइवोर्स की सिचुएशन हो रही है, फिर मतलब अर्ली जो डेथ होती है उनकी वजह से भी आज के टाइम पे दोबारा मैरिज करी जाती है। बट इन केस क्या होता है, एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन होता है जिसको पवित्रता का पवित्रता का एक सिंबल भी माना जाता है। ये एक कल्चरल नॉर्म है और साथ ही साथ एक प्रैक्टिस है। तो कल्चर प्रैक्टिस भी है, हर एक कल्चर के अंदर इसको दिया गया है। अब इसके अंदर हमने क्या रखा है, हमने शारदा एक्ट बना था। शारदा एक्ट कब बना था? 1929 में, जिसका नाम क्या है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट जो एक्ट है उसका। उसमें हमने क्या की थी, मिनिमम एज डिसाइड की थी मैरिज की, और उसी को हम रेगुलेट कर करके वो करते रहे थे। लेकिन क्या बात है कि वो आज तक भी वो डेड लेटर ही है। आज तक डेड लेटर क्यों है? क्योंकि उसको अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उससे क्या है, जो कम्युनिटीज है, वेरियस कम्युनिटीज है कि हाँ भाई, जैसे रिजर्वेशन का एक पंगा है कि रिजर्वेशन से हमारे कुछ शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, या फिर इस टाइप की जो कम्युनिटीज है वो हट ना हो जाए अगर हमने रिजर्वेशन को हटा दिया तो उसी तरीके से क्या है कि यहाँ पर भी अगर हम इनकी एज को अगर घटा दे तो उससे भी कुछ कम्युनिटीज हैं जो कि जिनके सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं, तो उनके सेंटिमेंट को बचाने के हमने कभी उसको ढंग से इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाए। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद आते हैं कि भाई 1978 के अंदर भी एक्ट पास हुए जिसके अंदर ये बताया गया कि भाई वुमेन की एज कितनी होनी चाहिए, 18 एज होनी चाहिए, और मैन की एज कितनी होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए। आज के टाइम पे प्रेजेंट डे भी उनके कंडीशन आज के टाइम पे भी वीक ही है, क्योंकि उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन आज तक हुआ ही नहीं। इस तरीके से क्या है कि चाइल्ड मैरिज अभी भी प्रिविलेंट है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अगर हमने इसको लीगली तरीके से हमने इसकी एज को 18 से लेकर अभी बढ़ा दिया अगर 21, तो उससे क्या है, उससे एक टिपिकल जो माइंड सेट है जिसको हम स्टीरियोटाइप माइंड सेट भी बोल देते हैं, वो थोड़ा सा हट जाए। क्योंकि आज के टाइम पे हम क्या सोचते हैं कि भाई जो है ना, लड़के तो 21 साल में समझदार होते हैं, और लड़कियां क्योंकि बहुत ही मेच्योर होती है वो जल्दी वो इसका मतलब क्या है, जल्दी मेच्योर हो जाती है, तो 18 साल में ही उनको मेच्योर मान लिया जाए। बट क्या है, कंडीशन क्या है कि जो अपना माइंड है वो माइंड टाइम के साथ साथ सीखता है, और टाइम के साथ साथ सीखने में जितना लड़के को टाइम लगेगा उतना ही शायद लड़की को भी लगेगा। तो हमें ये सोचना चाहिए कि इससे कुछ जो ये टिपिकल हम सोचते हैं कि हाँ भाई ये एक स्टीरियोटाइप है जो हमारे माइंड में कि लड़कियां ज्यादा मैच्योर होती है लड़कों से, तो हट जाएगा अगर हमने इनकी एज 21 कर दी तो। और ये क्या है कि आगे से जो भी समाज के अंदर कुछ भी डेवलपमेंट होंगे, खास करके मैरिज के इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, तो वो हमें लोकल लेवल पे अगर हम उनको समझ पाएंगे। जैसे अगर आप अपने खुद के बारे में सोचे, अपने घर परिवार के बारे में सोचे, अपने आसपास के नेबरहुड के बारे में सोचे, सोसाइटी के बारे में सोचे, आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचे, अगर आप वहां उस लेवल पर काम करने के लिए तैयार है, तो अगर आपने वहां पर चेंज लाने की कोशिश की है, तो डेफिनेटली ये सभी चीजें खत्म हो जाएंगी आराम आराम से। मान लीजिए मेरा कोई गांव है, अगर मैं अपने गांव में अगर अपने अथॉरिटी का यूज करके, अपनी अथॉरिटी इन द सेंस के, मैं अपनी पावर का या फिर अपने घर वालों के कहने पे जो समाज के कुछ जो जागरूक तत्व है, मैं उनका साथ लेकर अगर मैं कुछ ऐसा काम करना चाहूँ कि अगर कहीं गांव में चाइल्ड मैरिज हो रही है, तो मैं वहां पे रोक दूं और उनको बता दूं भाई ये चीजें गलत है। आप अगर इनकी शादी करनी है तो इनकी एक प्रॉपर एज है, उसके बाद आप इनकी शादी कर लीजिए। अब ये पढ़े लिखे नहीं है तो इनको थोड़ा सा पढ़ा दीजिए। अब ये जॉब नहीं लगे तो इनकी जॉब का थोड़ा सा वेट कीजिए, इनके लिए वैसे हेल्प कीजिए। तो अगर हम थोड़ा सा भी अवेयरनेस अगर फैलाएंगे अपने लेवल पे, तो अपने लेवल पे ही वो चीजें बढ़ती ही रहेंगी। मतलब अपने ही चीजें, अपने ही लेवल पे वो चीजें, जो बुरी चीजें हैं वो घटती रहेंगी और जो अच्छी चीजें वो बढ़ती रहेंगी। तो आपको ये चीजें देखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सीएपीएफ एग्जाम के अंदर तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 110% ये आने वाला है, या वुमेन से रिलेटेड कोई ना कोई एक टॉपिक अगली बार जरूर आएगा। तो आपको अच्छे से करना, उसके अंदर आप ये वाले पॉइंट, इनमें से कोई भी जो पॉइंट आपको अच्छा लगा उस पॉइंट को आप पुट अप कर सकते हैं, और अपना डेफिनेटली 1-2 नंबर अपना स्कोर ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप भी हमारे चैनल के ऊपर अभी आ ही गए हैं तो आप उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।
उसके बाद जो मैं अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बता दूं कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है डिफेंस स्टडीज, ये बेसिकली सीएपी असिस्टेंट कमांडर पेपर 2 के अंदर स्पेशलिस्ट है इसके अंदर, और सीडीएस और सी एफ कट की भी हम यहाँ पे प्रिपरेशन करवा सकते हैं। अगर आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8930919491, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं defensestudies007@gmail.com से। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप यहाँ पर स्टडी मटेरियल यूज कर सके। यहाँ पे हम बहुत सारे स्टडी मटेरियल, बहुत सारी वीडियोस और फोटोज डालते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे काफी हेल्पफुल रहेंगी। उसके साथ अगर आप हमारे साथ और अच्छे तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूशन की जो ऐप है, जो कि एंड्रॉइड पर भी अवेलेबल है और iOS पे भी अवेलेबल है, आप उनको डाउनलोड कर लीजिए। तो प्ले स्टोर पे तो ये डिफेंस स्टडीज के नाम से अवेलेबल है, और iOS पे यानी एप्पल वाले के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्लास प्लस की ऐप को ऐप मिलेगी, उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें ऑर्गेनाइजेशन कोड मार लेगा, उसमें आप डाल दीजिए YWSEP, तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं और हमें हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो फ्रीली अवेलेबल भी हैं, तो आप उनको यूज कीजिए अच्छे तरीके से। तो आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।